नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय तक की हेडलाइंस पर। लद्दाख में टैंक को नदी पार ले जाते समय सेना के 5 जवान हुए शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। कहा, राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। संजय झा को जनता दल यूनाइटेड का बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ यह फैसला। नीट पेपर लीक मामले में संदिग्धों के खिलाफ चल रही है छापेमारी की कार्रवाई। गुजरात के गोधरा, आणंद, अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में सीबीआई ने मारे छापे। नीट मामले में सीबीआई ने अभी तक 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में रखने की मांग पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। 3 दिनों की सीबीआई हिरासत के खत्म होने पर अदालत में किया गया था पेश। सीबीआई ने कथित शराब नीति में अनियमितता को लेकर किया था गिरफ्तार। श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के करेगा दर्शन। शिव भक्तों में भारी उत्साह। और T20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजर दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने पर होगी, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेगी फाइनल मैच। ये थी समय तक की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी खबर, पहली खबर एक हादसे की। लद्दाख क्षेत्र में टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान 5 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। टैंक जब नदी पार कर रहा था तो अचानक जल का प्रवाह बढ़ जाने के कारण यह दुर्घटना हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के निकट दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में टैंक युद्ध का एक अभ्यास चल रहा था। आधिकारिक वक्तव्य में लेह के रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान यह दुर्घटना हुई है। पूर्वी लद्दाख के सासेर ब्रांगसा के निकट शौक नदी में अचानक जल का स्तर बढ़ जाने के कारण सेना का एक T-72 टैंक फंस गया। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन जल के तेज प्रवाह के कारण बचाव अभियान सफल नहीं रहा और टैंक के सदस्यों को जान गंवानी पड़ी। सेना ने 5 वीर सैनिकों के बलिदान पर दुख व्यक्त किया है। और लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हुए बड़े हादसे पर दुख जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे और सेना के सभी अधिकारियों ने लद्दाख में एक प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 5 बहादुर सैनिकों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबरों का। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मति से पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। मीटिंग में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव नीतीश कुमार खुद लेकर आए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को जेडीयू ने एक बार फिर से दोहराया है। बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को नीतीश कुमार की पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सही ठहराया है। पटना हाईकोर्ट से निरस्त होने के बावजूद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र से मांग की गई है।
हमारे साथ हैं जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष जो आज नियुक्त हुए हैं, संजय झा जी। सर, कितनी बड़ी जिम्मेवारी और कितना बड़ा विश्वास नीतीश कुमार ने आप पर व्यक्त किया है? बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा। इसका प्रयास ईमानदारी से रहेगा हमारा। क्या क्या चुनौतियां हैं पार्टी के लिए जब आप नवनियुक्त अध्यक्ष हुए हैं कार्यकारी? एक है इस पार्टी का आधार बिहार से बाहर ले जाना, कि नीतीश कुमार जी का कामकाज बिहार में तो रहा ही, लेकिन एक आधार बिहार का के लोगों का बाहर भी रहा, झारखंड में, यूपी में, अन्य जगहों पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये एक रहेगा कि पार्टी का आधार बिहार के बाहर भी बढ़े। और 2025 हम लोगों के लिए जो बिहार का चुनाव है असेंबली का, उसमें पार्टी का जो काम है उसमें कैसे होगा, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर, नीतीश कुमार बार बार मांग करते रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव अविलंब कराया जाए, विधानसभा भंग किया जाए। किसने कहा ये बात? ये झूठ प्रचार कहाँ से होता है? क्यों? उनको मैंडेट जनता ने दिया 5 साल सरकार चलाने के लिए, अंतिम दिन तक सरकार चलाएंगे। तो ये थे संजय झा जी, जिनका कहना है कि कोई नीतीश कुमार ने ऐसी मांग नहीं की है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। हमारा मैंडेट 5 साल के लिए मिला है और 5 साल तक हम बिहार में अपनी सरकार चलाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। संजय झा से आप ये खास बातचीत देख रहे थे, उन्हीं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है जदयू का। और उधर पंचकुला में आज राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने देश में लागू किए जाने वाले 3 कानूनों का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने न्याय और सजा से जुड़े प्रावधानों पर बात की। जो 3 कानून जो अंग्रेजों के समय से इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते थे, ये 3 कानूनों में हमने जो पीडी न्याय और हरेक को न्याय, एक कंसेप्ट के साथ जो बदलाव किए हैं, इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के प्रावधान जितनी भी दफा में है, उस सब में फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी करा है। और अब बात नीट विवाद की। पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात की 7 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने गोधरा, आणंद, अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में छापेमारी की। गौरतलब है कि नीट मामले में सीबीआई ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीट मामले में ही सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पत्रकार और कॉलेज के प्रिंसिपल को मदद कर रहा था। खबर दिल्ली से। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आगे की खबरों में, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को करीब दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोवली में अन्वय कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कूच बिहार की पीड़िता के साथ कथित बलात्कार मामले में पीड़िता से राज्य भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बात की। इसके अलावा राज्य भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कूच बिहार पुलिस को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। देख के आया हूं, जिसने भाजपा के पक्ष में वोट दिया उसके घर तोड़े जा रहे हैं। मैं उस यंग महिला से मिल के आया हूं जिसको निवस्त्र किया गया, दलित थी वो, बलात्कार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा सवाल पूछना है राहुल गांधी एंड कंपनी से कि रोज संविधान दिखाते हैं और बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं,
लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर आप खामोश हैं। महिलाओं की इज्जत उठी जा रही है और आप खामोश हैं। ये सवाल हैं, इसलिए मैंने कहा ये तालिबानी राज है और है। तो कोच बिहार मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना साधा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी के लेख पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता ने 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को दिया है और कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव हराया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने सोनिया गांधी के लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अनुच्छेद 19 के तहत हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकता है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। 2014, 19 और 2024 में जितनी सीटें 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उससे ज्यादा 2024 में मोदी जी को मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी ने जो काम 2014 में शुरू किया, 2019 में जो बढ़ाया, उसे वो आगे और बढ़ाए। तो ये मैंडेट उनके लिए है। देखने के दो नज़रिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। अयोध्या रामपथ निर्माण लापरवाही मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देसवाल और अवर अभियंता प्रभात पांडेय को निलंबित कर दिया है। अयोध्या में प्री मानसून की बारिश के चलते रामपथ पर जगह जगह गड्ढे बन गए थे। फिलहाल जल निगम ने सभी गड्ढों को भरवा दिया है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी द्वारा देश में खादी और ग्रामोद्योग केवीआई क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार के साथ की। केंद्रीय मंत्री ने केवीआई क्षेत्र को बढ़ावा देने और खादी कारीगरों को समर्थन देने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से प्रयासों को गहरा और व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। अगली खबर, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 28 जून तक साल 2024-25 वर्ष में जून जुलाई में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल साल दर साल 33% बढ़कर 24.1 मिलियन हेक्टेयर हो गया। क्षेत्रफल में बढ़ोतरी का कारण मुख्य रूप से दलहन, तिलहन और कपास की खेती में वृद्धि है। किसान जून में शुरू होने वाले 4 महीने के दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम की पहली बारिश के साथ खरीफ फसलों की रोपाई शुरू कर देते हैं। रबी या सर्दियों की फसलों के विपरीत धान और मक्का जैसी खरीफ फसलों को प्रचुर बारिश की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र के लिए मानसून का समय पर आगमन महत्वपूर्ण है। खासकर लगभग 56% शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र और 44% खाद्य उत्पादन मानसून की बारिश पर ही निर्भर करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 18% है, जो बढ़िया मानसून के महत्व को दर्शाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून को केरल तट पर दस्तक देता है और 15 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रमुख अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक शामिल थे। इस बैठक में मौजूदा स्थिति से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने जोर देकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर मौजूदा चुनौतियों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने और हमारे हवाई अड्डों के समग्र सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। खबर कर्नाटक से, जहां राज्य सरकार द्वारा दूध के दामों की बढ़ोतरी के विरोध में किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि कांग्रेस ने जनता से कई वायदे किए, लेकिन अब जनता पर बोझ डाल रही है। पेट्रोल, डीजल और बिजली के दामों में वृद्धि के बाद अब दूध के दामों की वृद्धि से जनता का बोझ बढ़ा दिया गया है।
Had promised heaven and earth to the people of Karnataka. But what they are doing is they are putting all the people into debt. Recently, they said after coming to power, we won't raise petrol and diesel price. They have hiked it. Electricity bill has been hiked. Property tax has been hiked. Everything has been hiked. Registration charges. Everything has been hiked in this Congress government, which they said we are for the pro people, pro poor people. Now, in the last stage, what they are doing is they have hiked the price of the milk. Nobody asked for 50 ml more. If the production is happening more, it is their duty to do something else. But they are burdening the local people who had not asked for 50 ml more. खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से, जहां बाढ़ की स्थिति में कुछ इलाकों में सुधार हुई है, लेकिन कई इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। असम आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 5 जिलों के 383 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में अभी भी 17,385 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में 100 शरणार्थी शिविरों में 14,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मारे जाने वालों की संख्या 32 हो गई है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की, जो आज से बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह सुरक्षा काफिले में घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 1,881 यात्रियों का दूसरा जत्था 200 वाहनों के 2 सुरक्षा काफिले में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले 4,603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना किया था। 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के त्योहार के साथ समाप्त हो जाएगी। यात्रा प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ने का फैसला किया है। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। बता दें कि यात्री या तो 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम रूट से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालताल रूट से यात्रा करते हैं। पहलगाम मार्ग से जाने वालों को मंदिर तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, जबकि बालताल मार्ग से जाने वाले लोग दर्शन के बाद उसी दिन वापस लौट आते हैं। खबर नेपाल से, जहां पश्चिमी नेपाल में आज भूस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि गुल्मी जिले के मलिका ग्रामीण नगर पालिका क्षेत्र में भूस्खलन में एक घर के बह जाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं स्यांगजा जिले के फेदीखोला ग्रामीण नगर पालिका क्षेत्र में भूस्खलन में एक महिला और उनकी बेटी की मौत हो गई। नेपाल में 10 जून को मानसून आ गया था। अब तक मानसून के दौरान बारिश से जुड़ी आपदाओं में मारे जाने वालों की संख्या 34 पर पहुंच चुकी है। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हिंदी समाचारों का बुलेटिन। आगे की बड़ी खबरों में, आज देश भर में 18वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। सामाजिक हो या आर्थिक, किसी भी क्षेत्र के लिए योजना निर्माण में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में सांख्यिकी के विकास में प्रोफेसर PC महालनोबिस का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस साल सांख्यिकी दिवस की 18वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की थीम निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग रखा गया था।
कार्यक्रम में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि वर्तमान में सही निर्णयों के लिए सही डेटा मुहैया कराना मुख्य चुनौती है। The challenge of the current times is to produce authentic, robust, and accurate statistics to cope with the huge demand for information that is now almost universally accessible through digital and other channels. The need of the hour is to ensure the availability of accurate data so that these can be appropriately fed into the decision-making processes through the aid of modern technology. वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर ने कहा कि डेटा को सरल और सुलभ दोनों होना चाहिए। The release of data subject to privacy, etc. controls is a must, and MOSPI is also going on working about that. So delivering the data in a way it is easy to use, and for users, common people. इस अवसर पर स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2024 को भी जारी किया गया। रिपोर्ट के साथ ही सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा 2024 और सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा 2024 पर डेटा स्नैपशॉट भी जारी किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान ई सांख्यिकी पोर्टल और सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी का भी शुभारंभ किया गया। मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए डेटा का उचित आकलन और उपयोग महत्वपूर्ण साबित होगा। The kind of efforts that are being done and the vision that the government has of the Viksit Bharat 2047, use of data will continue to become increasingly more and more important, and I think all of us have an important role to play to ensure better decision making in the government. सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में हर साल 29 जून को उनकी जयंती के अवसर पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब एक और बड़ी खबर दिल्ली से देहरादून आने जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। आगामी अक्टूबर महीने में इसे देश की जनता को समर्पित किया जा सकता है। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और उनके साथ मौजूद रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी। तो कैसा बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे? दिल्ली एनसीआर में इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे काम का जायजा लिया। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही रास्ता है जो दिल्ली से देहरादून के लिए बनाया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होगा और गीता कॉलोनी, सिग्नेचर ब्रिज होते हुए बागपत के रास्ते देहरादून तक जाएगा। इसके चालू होने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर थोड़ा दबाव कम होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कैसा काम चल रहा है दिल्ली के अंदर, इसका जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। फिलहाल सबसे पहले वे गीता कॉलोनी पहुंचे और उसके बाद अन्य इलाकों में इन्होंने जायजा लिया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आदरणीय नितिन जी, आदरणीय मोदी जी के योजना से लगभग तैयारी पर है, पर इसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं कंप्लीशन से पहले, उनको विज़िट करके, उनको देख के यहाँ के स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए कुछ यू टर्न्स क्लोज देने हैं, उसके बारे में आज ये विज़िट है। और सोनिया विहार के पास एक टोल जो वहाँ बनना है उसको लेकर के वहाँ के नागरिकों के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा शिफ्ट करने की बात है। अक्टूबर-नवंबर के आसपास ऐसा लगता है कि हम इसको शुरू कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ सांसद मनोज तिवारी भी दौरे पर रहे। सर, किस तरह का आपका ये दौरा रहा? इस क्षेत्र के लिए वरदान है ये सड़क।
नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा उपहार है ये सड़क NH 709 भी। मगर चूंकि हम लोग छोटी छोटी समस्याओं को भी एड्रेस करते हैं, तो आज हम लोग इसका हम और हर्ष मल्होत्रा जी इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि इतनी भारी बारिश के बाद क्या प्रॉब्लम आई, देखना है। और इसको हम लोग इसी 1 महीना के अंदर इसको शुरू करना है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो ये वही जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा हाइट में इस एलिवेटेड रोड को बनाया गया है। करीब 28 मीटर की ऊंचाई पर ये एलिवेटेड रोड है। आप यहां देख सकते हैं, ये वही इलाका है, खजूरी का चौक कहलाया जाता है, जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और यहां पर करीब 28 मीटर ऊपर इस पुल को बनाया गया है। नीचे पहले सड़क है, उसके बाद कहीं ना कहीं मेट्रो का काम चल रहा है, एक फ्लाईओवर भी जा रहा है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस एलिवेटेड रोड को बनाया गया है। और यहाँ से शाहदरा करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ये जो एलिवेटेड रोड है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सड़कों पर ट्रैफिक जाम से भी काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो विश्व स्तर के ये एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं और ज़िंदगी आसान होती जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।